हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा देखो, लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था, ठीक है। तो जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है वही क्या होती है, उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री होती है। उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल क्या है। चलिए, तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल है व्हाट मास ऑफ CO2 गैस कैन ऑब्टेन बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑक्टेन। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि हमारे पास 570 ग्राम ऑक्टेन है और उसका जब हम कंप्लीट कंबशन करेंगे तो हमें CO2 गैस कितनी ऑब्टेन होगी। तो देखो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ऑक्टेन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑक्टेन क्या है? एक तरह का एल्केन है। क्या है? एक तरह का एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2। यही होता ना। अब बोला देखो, इसने ऑक्टेन बोला। ऑक्टेन मतलब कि ऑक्ट मतलब कि एन कितना हो गया? एन हो गया आपका 8। तो फॉर्मूला हो गया C8H18। कितना हो गया? C8H18 हो गया। सही है। तो देखो, अब इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को आपने जब ऑक्टेन लिया, ऑक्टेन को आपने हीट किया तो आपको क्या मिला? CO2 गैस मिला अलोंग विथ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बताइए कार्बन कितने हैं? 8। तो यहां पर भी कार्बन कितने हो जाएंगे? 8। बताइए ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? तो यहां पर है 18। तो यहां पर कितने हैं? 9। 9 कर दो इसको, 9 टू 18 हो गया। चलिए, अब ऑक्सीजन देखते हैं। देखो, जो कंबशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? वो एयर की प्रेजेंस में होगा। एयर मतलब कि यहां पर क्या होगा? आपके पास ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, तो O2 भी लिख लेते हैं। तो अब देख लो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8 टू 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाता है? 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको कर लेते हैं 25/2। कितना कर लेते हैं? 25/2। ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ओके ओके, यस, आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब देखिए, हमें क्या बोला है कि 570 ग्राम क्या है आपके पास? ऑक्टेन है। 570 ग्राम क्या है? ऑक्टेन है। मेरे पास इसका गिवन मास है, तो मैं क्या करूं? यहां से मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। बताओ, गिवन मास अपन मोलर मास क्या हो जाएगा? मोल्स हो जाएगा ना इसका। तो बताओ मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? तो ऑक्टेन का मोलर मास हो जाएगा आपके पास 96 प्लस 18, ये हो जाएगा 114। कितना हो जाएगा? 114 ग्राम पर मोल। ओके, ठीक है। तो कितने मोल हो गए? इससे हो गए 5 मोल। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? ऑक्टेन का 5 मोल। तब बताओ बेटा, अगर ऑक्टेन का 1 मोल था, जब ऑक्टेन का 1 मोल था, तो 1 मोल से CO2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है? देखो, 1 मोल से CO2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 8 मोल। तो बताओ 5 मोल से CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी? 8 5 40 मोल CO2 क्या होगी यहां पर आपकी? प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हमारे पास ये पता चल गया कि CO2 कितना मोल प्रोड्यूस होगा। अब बताओ मुझे, मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, यही होगा। तो बताओ मोल्स कितना आ गया? 40। मोलर मास कितना होता है CO2 का? 44। तो ये क्या आ जाएगा? गिवन मास ऑफ CO2 आ जाएगा यहां पर आपके पास, जो कितना आ जाएगा? 1760 ग्राम CO2 गैस प्रोड्यूस्ड। ओके, हमें इतनी CO2 गैस क्या होगी? प्रोड्यूस्ड होगी, ऑब्टेन होगी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या यहाँ पर, हमारे पास जो ऑक्टेन का वेट गिवन था उससे क्या किया? हमने उसके मोल कैलकुलेट किए। फिर हमने देखा कि अगर 1 मोल ऑक्टेन से 8 मोल CO2 मिल रहा है, तो 5 मोल ऑक्टेन से कितना मिल जाएगा? 40 मोल CO2 मिल जाएगा। फिर हमने CO2 के मोल मिल गए, हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसका मास कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला पता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमने सॉल्व कर लिया इसे। तो गिवन मास कितना आ गया आपके पास? 760 ग्राम आपके पास क्या आ गया? CO2 गैस ऑब्टेन होगी। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल आप नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे मूव करते हैं अब। और आगे मूव करने से पहले मैं एक कंसेप्ट सिखा देना चाहता हूं आपको, जो यूज होगा आपके। देखिए, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म्ड H2O लिक्विड। ओके, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर क्या बनाएगी? वाटर बनाएगी। ओके, तो देखो, अब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि मान लीजिए कि यहां पर मेरा है इसके पास 100 ml, इसका है मेरे पास 50 ml। ठीक है, इसका है हाइड्रोजन का है मेरे पास 100 ml और ऑक्सीजन का है 50 ml। मुझे ये बताइए आप कि वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो देखो, मैं ये बोल सकता हूं ना कि इसके 1 मोल से, हाइड्रोजन के 1 मोल से बताइए वाटर का कितना मोल फॉर्म हो रहा है? 1 मोल फॉर्म हो रहा है ना। अगर इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो इसके 100 मोल से ये 100 ml से 100 ml से ये कितना बन रहा होगा? 100 ml बन रहा होगा ना। सही है, इसके 1 मोल से अगर ये 1 मोल बनता है, तो इसका 100 ml से ये क्या बनेगा? ऑब्वियसली बात है, क्या बनेगा? 100 ml बनेगा। लेकिन ये गलत है। क्यों है ये गलत? देखो, इट इज रॉन्ग। वाई? तो नोट लिखिए, नोट लिखिए क्यों गलत है, बताता हूं मैं आपको। ध्यान से समझिए, ये क्या गैस है? क्या है ये? गैस है। और ये क्या था? लिक्विड था। तब डायरेक्टली कभी भी गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम से कंपेयर नहीं कर सकते हो। बात समझ आ रही है ना? ये तो क्या है? गैस है ना। तो गैस का वॉल्यूम और लिक्विड के वॉल्यूम में तो बहुत डिफरेंस होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए कभी भी आप गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम से कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर इसके लिए मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर मोल्स की फॉर्म में हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर नोट लिखिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ liquid cannot be directly related with वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है ना, कि कभी भी आप लिक्विड के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यहां पर इनके मोल्स कैलकुलेट करो, फिर आप मोल से मोल रिलेट कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगी ये नोट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसके आगे मूव करते हैं। तो देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस आर रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। चलो, यहां पर अब गैस वाला कंसेप्ट ले लिया हमने। ठीक है, यहां पर गैस है। चलो मुझे ये बताओ, आपके पास है इसका 6 मोल और इसका भी कितना है? 6 मोल है। मैंने क्या बोला? इसका है 6 मोल नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का कितना है? 6 मोल है। बताइए अमोनिया के मोल्स कितने फॉर्म होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो कैसे बताओगे आंसर। देखो, अगर इसके 1 मोल से, इसके 1 मोल से ये कितना फॉर्म हो रहा है? 2 मोल फॉर्म हो रहा है। तो बताओ इसके 6 मोल से, नाइट्रोजन के 6 मोल से अमोनिया कितना फॉर्म होगा? ऑब्वियसली बात है 12 मोल फॉर्म होगा। सही है ना। नाइट्रोजन के 1 मोल से ये 2 मोल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो गैस है ना, गैस को तो रिलेट कर सकते हैं, मोल की फॉर्म में रिलेट कर रहा हूं। इसके 1 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म हो रहा है। तो बताओ अगर इसका मैं 6 मोल ले लूं नाइट्रोजन का, तो अमोनिया कितना मिलेगा? 12 मोल मिलेगा। एक बात तो ये बोल सकते हो आप। एक क्या बोल सकते हो कि सर हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया कितना मिल रहा है? तो 2 मोल मिल रहा है। मैं भी बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया 2 मोल मिल रहा है। तो बताओ हाइड्रोजन के 6 मोल से ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 4 मोल। कितना मिलेगा? 4 मोल। तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक तो बोल रहा है कि 12 मोल फॉर्म होगा और एक बोल रहा है 4 मोल फॉर्म होगा। तो क्या डिसीजन ले, हम क्या सोचे? हम इसको सही माने 12 मोल वाले को नाइट्रोजन से जो हमने लिया, या फिर 4 मोल वाले को सही माने, या फिर दोनों को ऐड कर दें? तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वही टॉपिक इस कंफ्यूजन को आपका क्लियर करेगा। तो टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या टॉपिक है बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा कि आपका प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म होगा। मेरी बात समझना, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है, यही कंसेप्ट आपको समझाएगा कि यहां पर आपको कौन सा आंसर सही मानना है और कितना अमाउंट आपका प्रोडक्ट का फॉर्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। चलिए सर, तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इट इज अ reagent
which consumed early in reaction। रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, सबसे पहले खत्म हो जाता है, वही रिएजेंट क्या कहलाता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को आगे पहले मैं आपको समझाता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट आपको पहचानोगे कैसे। तो देखो समझते हैं। देखिए जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं उदयपुर में रहता हूं, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे कोचिंग करने आते हैं। तो एक आए हमारे स्टूडेंट बोलू। क्या है? हमारे स्टूडेंट आए एक जिनका नाम है बोलू। हमारे स्टूडेंट आए बोलू, ठीक है। ये आए थे पढ़ने उदयपुर में। तो हुआ क्या कि बोलू, जो बोलू है आपके, वो बोलू उदयपुर में पढ़ना है और एक खाने के हैं शौकीन। क्या है? खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है ये। तो होता क्या है, बोलू सुबह शाम यहाँ पर खाना आपको, जैसे आपको तो घर पे मिल जाता है, लेकिन उदयपुर में ये बाहर से आए तो इन्होंने रूम लिया है, ठीक है। तो ये मेस में जाते हैं, ठीक है। खाना खाने कहाँ जाते हैं? मेस में जाते हैं। तो मेस है यहाँ पर, एक लल्लू भैया की मेस है, ठीक है। लल्लू भैया की मेज है यहाँ पर। तो उनके यहाँ क्या जाते हैं? बोलू रोज खाना खाने जाते हैं। तो बोलू रोज जब खाना खाने जाते हैं तो बोलू के जो मेज का शाम का जो टाइम है खाने का, शाम का जो टाइम है वो है 7:30 पे। 7:30 पे क्या हो जाता है? यहाँ पर खाना स्टार्ट हो जाता है और 8:30 तक ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? खाना खत्म हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग आते हैं तो 7:30 पे खाना स्टार्ट कर देते हैं और 8:30 तक खाना खत्म हो जाता है। बोलू रोज पहुंच जाता है। बोलू की जो रोज की क्लास है वो फिक्स खत्म होती है 7:15 पर। रो बोलू की जो रोज की क्लास है, वो जो शाम की जो क्लास है वो कितने बजे खत्म होती है? 7:15 पे खत्म हो जाती है। तो बोलू साइकिल लेते हैं और जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं मेज में। और जो मेज में जाकर जो बोलू खाना खाते हैं तो इनकी डाइट क्या है? तो डाइट है इनकी, देखो बेटा, इनकी डाइट है 20 रोटी। 20 तो रोटी चाहिए बोलू को, फिर चाहिए 4 कटोरी सब्जी। क्या चाहिए? 4 कटोरी सब्जी चाहिए। फिर चाहिए इनको रायता और फिर चाहिए इनको सलाद, ठीक है। तो इतना सब चाहिए बोलू को, तभी बोलू का पेट भर सकता है। कंप्लीट पेट कब भरेगा बोलू का? जब उसको 20 रोटी 4 कटोरी सब्जी मिल जाए और साथ में रायता और सलाद भी मिल जाए, ठीक है। तो ये है बोलू का रोज का डाइट सिस्टम। अब हुआ क्या, एक दिन ऐसा हो गया कि बोलू जी फंस गए मेरी क्लास में, और मेरी क्लास मैंने फिनिश की 8 बजे। कितने बजे फिनिश की? 8 o'clock पे फिनिश की मैंने, ठीक है। अब जब मैंने 7:15 पे जो रोज इनकी क्लास फिनिश होती थी वो मैंने थोड़ी सी खींच ली और कितने में फिनिश हुई? 8 बजे उसकी क्लास फिनिश हुई। हुआ क्या, अब बोलू हो गए लेट। अब भूख लगी उनको, जल्दी जल्दी पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? साइकिल उठाई उन्होंने, साइकिल उठाई और साइकिल लेकर क्या हुए, वो निकल पड़े। ठीक है। और पेडल मारते मारते बोलू फास्ट यहाँ पर सीट बनाते हैं बोलू के बैठने के लिए, ठीक है। और यहां से बोलू ने क्या किया? फास्ट पेडल मारे और निकल पड़े, ठीक है। निकल पड़े, निकल 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 क्या हो गया? एक जगह रास्ते में क्या कील आ गई। कील आते क्या हो गया? बोलू जी का टायर हो गया फुश। क्या हो गया? फ्लैट हो गया। अब बोलू जी का दिमाग और खराब, एक तो मैं पहले से ही लेट और ऊपर से टायर भी फ्लैट। अब क्या करें? तो बोलू जी क्या किए? बोलू जी ने साइकिल को छोड़ी वहीं पर और पैदल निकल गए। पैदल निकलते 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 उनको हो गया 8:20। कितना हो गया? 8:30 हो गया, मान लेते कितना हो गया? 8:30 हो गया। तो 8:30 पर तो क्या होता है? खाना क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हमने बोला ना कि 7:30 पर स्टार्ट होता है, 7:30 मतलब 7:45 तक कुछ खाना स्टार्ट होता है और समथिंग 8 बजे तक तो खाना खत्म हो जाता है। तो अब हुआ क्या? अब बोलू जी का दिमाग खराब कि अब मैं क्या करूं। फिर भी देखा बोलू जी ने कि कितना मुझे खाना मिलता, देखो। तो बोलू जी ने कलेक्ट किया जो खाना, तो उनको मिला यहाँ पर खाना, उनको 20 रोटी तो मिल गई। 20 रोटी बोलू जी को मिल गई, लेकिन लेकिन सब्जी कितनी मिली इनको? अब सिर्फ 2 कटोरी सब्जी मिली। कितनी मिली सब्जी इनको? 2 कटोरी ही सब्जी मिली इनको, और रायता और सलाद का तो नाम ही नहीं है। अब बोलू जी ने क्या करे? जो है वो तो चलाना पड़ेगा। तो फिर देखो बोलू जी ने खाना खाया, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, हमारी जनता डिसाइड करेगी क्या बोलू जी का पेट भरेगा या नहीं। क्या आज बोलू जी का पेट पूरी तरह से भरेगा या नहीं? तो बताइए जनता। तो क्या होगा? एवरेज अगर हम निकालते हैं
यहां पर देखिए एवरेज अगर हम जो निकालते हैं, 4 कटोरी से वो 20 रोटी खाता था, तो 1 कटोरी से कितनी रोटी खा पाएगा वो एवरेज 5 रोटी खा पाता है। आज कितनी रोटी कटोरी सब्जी है उसके पास, ओनली 2 कटोरी सब्जी है, तो बताओ कितनी रोटी खाएगा बेटा। 1 कटोरी से 5 रोटी, सॉरी 1 कटोरी सब्जी से वो 5 रोटी खाता है, तो यहां पर 2 कटोरी से कितनी खा पाएगा, वो ओनली 10 रोटी खा पाएगा, और 10 रोटी क्या हो जाएगी उसकी, बच जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी, रिमेनिंग रहेगी। तो क्या भोलू जी का पेट भरा, ऑब्वियसली नहीं भरा ना। कब भरता भोलू जी का पेट, जब उनको 4 कटोरी सब्जी और 20 रोटी, रायता और सलाद मिलता तो उनका पेट भरता। लेकिन आज तो उनको सिर्फ 2 कटोरी सब्जी मिली और 10 रोटी ही वो खा पाए, उनकी 10 रोटी क्या रहेगी, रिमेनिंग रहेगी। तो जो रिएक्शन हो रही थी यहां पर, रिएक्शन क्या थी, भोलू जी का पेट भरना एक मेन रिएक्शन हमारी। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 कटोरी सब्जी और 20 रोटी चाहिए थी, लेकिन क्या आपके पास उतना था, क्या भोलू जी के पास वो था, सिर्फ 2 कटोरी सब्जी थी और 20 रोटी थी। मतलब कि रिएक्शन क्या हो जाएगी उनकी, इनकंप्लीट रह जाएगी, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जो भोलू जी का जो पेट भरा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना भी पेट उनका भर रहा है अब इस कंडीशन पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 कटोरी सब्जी पे डिपेंड कर रहा है ना। जो 2 कटोरी सब्जी है ये वो रिएक्टेंट है इस रिएक्शन का, जो कौन है, जल्दी कंज्यूम हो गया, ये जल्दी कंज्यूम हो गया 2 कटोरी सब्जी, इसीलिए तो वो 10 रोटी क्या रह गई, उनकी रिमेनिंग रह गई ना, बाकी तो कंप्लीट हो जाता पूरा। तो 2 कटोरी जो सब्जी उनकी रिमेनिंग रह गई, जो रिएजेंट इस रिएक्शन में रिमेनिंग रह गया, वो ही कौन होता है, वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब कि यहां पर आपकी जो 2 कटोरी सब्जी है वो कौन है आपका, वो है आपका एलआर। कौन है आपका, एलआर। एलआर मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। और ये जो 10 रोटी बच गई, ये क्या है आपका, ईआर। ईआर मतलब कि एक्सेस में रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो ये रिएजेंट तो एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, 10 रोटी तो बच गई ना उनकी, तो ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। और जो जल्दी से कंज्यूम हो गया वो कौन थी, सब्जी, तो सब्जी क्या था आपका, एलआर। तो मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएजेंट सबसे पहले अर्लियर कंज्यूम हो जाता है वो ही कौन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और स्टोरी के थ्रू आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है। तो चलिए समझते हैं अब लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो चलिए सर कुछ थ्योरी लिख लेते हैं पहले। तो लिखिए, वट एवर प्रोडक्ट इज formed will be formed on the basis of limiting reagent. It is also known as maximum product. जो भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। और इसे आप उस रिएक्शन का मैक्सिमम प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, जो भी प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म हो रहा है उसे आप उस रिएक्शन का मैक्सिमम प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड द रिएजेंट which are left during a reaction, are known as excess reagent, ठीक है। तो जो रिएजेंट यहां पर लास्ट में रिमेनिंग रह गया आपका, ठीक है, रिएक्शन के एंडिंग में जो रिएजेंट आपका रिमेनिंग रह गया उसे आप क्या बोलते हो, एक्सेस रिएजेंट बोलते हो, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन अमाउंट हो सकता है मास में, वॉल्यूम में या फिर मोल में, ठीक है। व्हेन अमाउंट ऑफ 2 or more reactant are given, then used to concept of limiting reagent, ठीक है। तो जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो
तब आप क्या करते हो, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करते हो, और इसी लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने ये समझ लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कि जो भी लिमिट में होगा, जिसका भी अमाउंट आपका सबसे ज्यादा लिमिट में होगा, वो तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है? मतलब कि कोई रिएक्शन है और दो रिएक्टेंट गिवन है, उनका कुछ वॉल्यूम भी या फिर मास कुछ भी गिवन है, अमाउंट कुछ भी गिवन है, तो उन दोनों रिएक्टेंट में से मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये वाला या फिर ये वाला? ठीक है, तो चलिए समझते हैं उस टॉपिक को भी कि लिमिटिंग रिएजेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो टॉपिक लिखिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करना है हमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली 2 स्टेप होते हैं, वो दोनों स्टेप हम थ्योरी में लिख लेते हैं एक बार, फिर उनको हम अप्लाई करते हैं किसी एग्जांपल के ऊपर। तो बेटा स्टेप नंबर 1 क्या है, लिखो। स्टेप नंबर 1 है आपका, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपको पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, देखो, डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विथ देयर stoichiometric coefficient and the least value will give LR। बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो पहले क्या करना है, आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फिर क्या करना है, आपको जो रिएक्टेंट के मोल्स है उनको उनके उस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्री से क्या करना है, उन मोल्स को डिवाइड करना है। जो भी आपकी लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा आपकी LR होगी। क्यों? क्योंकि जो लीस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, जल्दी कंज्यूम होती है ना। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। आपके पास एग्जांपल है, देखो 48 ग्राम कार्बन, इट रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आपको इसके मोल्स बताने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रिएक्शन लिखते हैं, पहले रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 बैलेंस करनी है केमिकल रिएक्शन को। तो बैलेंस करते हैं, तो यहां पर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं पहले रिएक्टेंट के, फिर इनके स्टोइकियोमेट्री से क्या करेंगे, मोल्स को डिवाइड करेंगे। तो बताओ कार्बन के मोल कितने बेटा, तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मोलर मास हो गया 12, मोल्स कितना हो गए 4 मोल। ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का, वो भी कितना होता है 32, तो इसके मोल कितने हो गए 1 मोल हो गए। अभी क्या मिला हमें, मोल मिला है। ठीक है, अब सुनना, अब क्या बोला है कि विथ डिवाइड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना है, हमें इनको डिवाइड करना है इनके मोल्स को। बताओ कार्बन की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हाफ। तो अब इनके मोल्स को इनके स्टोइकियोमेट्री से जब हम डिवाइड करेंगे, तो बताओ यहां पर देखो, इसके लिए कार्बन के लिए यहां पर बात करते हैं, कार्बन के लिए ये इसके मोल और इसकी स्टोइकियोमेट्री बताओ कितने मोल है, 4 मोल है। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं 1, स्टोइकियोमेट्री कितनी है हाफ, तो बताओ कितने मोल आ गए 2 मोल। बताओ दोनों में से LR कौन है, जो लीस्ट वैल्यू वो क्या होगी LR। तो हियर ऑक्सीजन, हियर ऑक्सीजन इज फॉर, हियर क्या होगा ये LR होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज द LR। तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, यहां पर हमने चेक कर लिया LR। अब जब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तब आपको कौन सी वैल्यू करनी है, यूज ये वाली वैल्यू यूज करनी है। ठीक है ना, जो यहां पर गिवन है मोल्स में। देखो इसके हाफ मोल से ये कितना मिल रहा है आपको
1 मोल मिल रहा है। तो बताओ अगर हाफ से 1 मिल रहा है तो 1 से ये कितना मिलेगा, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर फॉर्म होगा। तो समझ में आ रही बात। इसको यूज मत कर लेना, इस यहाँ को, ये इस ऑक्सीजन के 2 मोल को यहाँ लिख के यूज मत कर लेना, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत करना। हमें सिर्फ ये चेक करना था पहले कि एलआर कौन है। तो एलआर चेक करने का प्रोसेस ये था, यहां तक, यहां पर चेक कर लिया कार्बन के 4 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल है, तो ऑक्सीजन क्लियर हो गया, एलआर है, ठीक है। अब जब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तब हम किसे यूज करेंगे, यहां पर जो गिवन वॉल्यूम हमारे पास, जो गिवन मास हमारे पास आया है उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के रिएक्शन के थ्रू देखो, रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन के हाफ मोल से कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो इसी ऑक्सीजन की जब हमारे पास 1 मोल हमारे पास आया है तो उस 1 मोल से कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मोल फॉल होगा, कितना मोल फॉर्म होगा, 2 मोल फॉर्म्ड होगा। बात समझ आ रही ना। तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। और लिमिटिंग रिएजेंट में जो लीस्ट वैल्यू होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म होगा। ये जो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हुआ है, अब देखो एक और बात, एक्सेस में कौन है, तो यहां पर कार्बन क्या है आपका एक्सेस में है, ठीक है, कार्बन क्या है आपका एक्सेस में है। तो देखो कार्बन कितना बचेगा, ये तो क्या हो जाएगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा ना, ये तो क्या हो जाएगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। देखो इसके हाफ मोल के लिए कार्बन का कितना मोल चाहिए था, 1 मोल चाहिए था। तो इसके 1 मोल के लिए कार्बन का कितना मोल चाहिएगा, अगर हाफ के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए कितना चाहिए, ये 2 मोल चाहिएगा। तो इसमें से 2 मोल कंज्यूम हो गया तो बचा कितना, 2 मोल, और ये क्या हो जाएगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो जो आपका 2 मोल बचा है, जो आपका 2 मोल बचा है, ये क्या है आपका एक्सेस रिएजेंट है, क्या है आपका एक्सेस रिएजेंट है, मतलब कि कार्बन आपका हो गया एक्सेस रिएजेंट और ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो डिपेंड हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पे ही करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, और जो आपका एक्सेस रिएजेंट है उसका अमाउंट कितना रिमेनिंग रह जाएगा, कितना उसका अमाउंट बच जाएगा, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, आपके एलआर पे ही डिपेंड करता है। तो इसी तरह से हमने अभी एग्जांपल भी देखा था इससे पहले, उस एग्जांपल को भी यही देख लेते हैं। देखो यहां से बेटा हमने क्या देखा था एग्जांपल में, नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। दोनों के हमने 6 मोल लिए थे, ठीक है, और हमें यह बताना था कि अमोनिया कितना मोल फॉर्म होगा। तो बस इनकी स्टोइकियोमेट्री से दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहां पर डिवाइड करो, 6 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितनी है इसकी 1 है, ये कितना आ जाएगा 6 मोल ही रहेगा, ठीक है। यहां पर देखो 6 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कितनी 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। तो लिमिट में कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन क्या हो गया लिमिट में हो गया ना, मतलब कि ये क्या हाइड्रोजन आपका एलआर है। अगर हाइड्रोजन आपका एलआर है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका अमोनिया कितना फॉर्म होगा। तो बताओ इसके 3 मोल से ये कितना फॉर्म हो रहा है 2 मोल, तो इसके 6 मोल से ये कितना फॉर्म होगा 4 मोल अमोनिया आपका फॉर्म होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये होता है एलआर का कंसेप्ट, इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर हम और भी अच्छे से न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10 when 1.24 gram P4 phosphorus reacts with 1.92 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर P4O10 का मास बताना है। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, देखो P4 प्लस O2 गिव्स P4O10। फॉस्फोरस कितने हैं 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने कर दूं यहाँ पे मैं 5 कर दूं, हो जाएगी रिएक्शन में बैलेंस। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद क्या करना है, इनके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करते हैं। देखो ऑक्सीजन फॉस्फोरस के लिए गिवन मास कितना है, तो फॉस्फोरस के मोल कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास कितना है इसका 1.24 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 124, P4 का मोलर मास कितना होगा 124। तो बताओ फॉस्फोरस के मोल्स कितना आ गया बेटा 0.01 मोल आ गया, ठीक है। फॉस्फोरस कितने मोल है 0.01 मोल आपको गिवन है। चलो ठीक है, ऑक्सीजन के लिए बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे, उसका गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास, ठीक है। O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 32, तो ऑक्सीजन का मोल्स कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.06 मोल, कितना आ जाएगा 0.06 मोल। चलिए अब हमें दोनों के मोल्स गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले एलआर चेक करना है। तो एलआर चेक करने का क्या तरीका था,
हम क्या करेंगे, मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्री से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मोल्स कितने हैं, फास्फोरस के मोल है 0.01, ठीक है। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1, तो 1 से डिवाइड कर लो, ये कितना बच जाएगा, 0.01 बच जाएगा, ठीक है। 0.010 लिख देता हूं उसको मैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, इसके मोल से 0.06, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, तो 5, डिवाइड करोगे तो यहां पर वैल्यू आएगी 0.012, क्या आ जाएगी 0.012। तो एक है आपके पास 0.010 और एक है आपके पास 0.012, तो बताओ एलआर कौन होगा, दिख रहा ना, एलआर कौन होगा आपका, फास्फोरस। तो यहां पर जो आपका फास्फोरस है वो क्या है आपका एलआर, और आपका ऑक्सीजन है वो क्या आपका ईआर, एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। तो आपका जो भी फास्फोरस P4O10 जो भी फॉर्म होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर, फास्फोरस। तो देखो बेटा इसके 1 मोल से, फास्फोरस के 1 मोल से ये कितना बन रहा है, ये 1 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है ना, तो बताओ इसके 0.01 मोल से ये कितना बनेगा, 0.01 मोल बनेगा, बनेगा, सही है। चलो अब समझना, अब क्या हमें मिल गया, हमें इसके मोल्स मिल गए। बताओ मुझे, अगर मैं मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ फास्फोरस के लिए कर लूं, ठीक है, इसको P4O10 के लिए करूं, तो क्या आ जाएगा, इसका गिवन मास आ जाएगा। तो कह रहे हो कैलकुलेट, मोल्स कितने इसके 0.01, मोलर मास ऑफ P4O10 कितना होता है, 284 ग्राम पर मोल होता है, कितना होता है 284 ग्राम पर मोल होता है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, इसका गिवन मास मिल जाएगा, ठीक है। P4O10 का क्या मिल जाएगा हमें, गिवन मास मिल जाएगा। चलिए ठीक है, कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा 2.84 ग्राम P410O10 क्या होगा आपका फॉर्म्ड होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपको ऑब्टेन्ड होगा। तो हियर इज योर आंसर। क्या क्या इसमें हमने क्या किया, हमने पहले ये चेक कर लिया कि एलआर कौन है। एलआर चेक करने के लिए क्या करते हो आप, पहले आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हो, फिर उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो भी आपके रिएक्टेंट गिवन है उस रिएक्टेंट का मोल्स कैलकुलेट करते हो। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद इनकी स्टोइकियोमेट्री से आप डिवाइड करते हो, और जो भी लीस्ट वैल्यू है वो क्या होगा आपका एलआर होगा। एलआर कैलकुलेट कर लिया, एलआर के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो 1 मोल फास्फोरस अगर ये 1 मोल P4O10 मिल रहा है तो 0.01 मोल से ये भी कितना मिलेगा, 0.01 मोल ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसके मोल्स पता चल गए, इसके मोल इनटू इसका मोलर मास कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका गिवन मास आ जाएगा। तो मास में जो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे कितना ऑब्टेन होगा, 2.84 ग्राम P4O10 का मास ऑब्टेन होगा। अब अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछ लूं कि मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो कितना रिमेनिंग रहेगा, कितना वो लास्ट में बच जाएगा, एक्सेस रिएजेंट है ना, ये तो रिमेनिंग रहेगा ना इसका कुछ अमाउंट, तो कितना अमाउंट इसका रिमेनिंग रहेगा वो बताओ। तो कैसे देखो बताओगे, देखो अगर इसके 1 मोल से इसका 5 मोल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन का, तो बताओ इसके 0.01 मोल से ऑक्सीजन का भी कितना मोल रिएक्ट करेगा, 0.05 मोल रिएक्ट कर जाएगा ना। टोटल कितना अमाउंट है इसका 0.06, रिएक्ट कितना कर चुका है 0.05, तो बचेगा कितना, तो माइनस कर लो इसको, टोटल में से इसको माइनस कर लो, कितना बचेगा 0.01 मोल क्या बच जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन गैस बच जाएगी। अगर इतना मोल इसका बच गया है तो बताओ वेट कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास ऑक्सीजन का, तो मोल्स इंटू मोलर मास ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो कितना बच गया 0.32 ग्राम O2 विल बी लेफ्ट, अमाउंट ऑफ O2 विल बी लेफ्ट। तो इतना अमाउंट ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा लास्ट में रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या है लिमिट में ना, ये तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको लिमिटिंग रिएजेंट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए पहले। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक रिएक्शन गिवन है आपकी 2Ki प्लस I2 प्लस 22 मोल्स ऑफ HNO3, ये तीनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहा है 2 मोल्स ऑफ HiO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ KiO3 प्लस 22 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 10 मोल्स ऑफ H2O। If 3 mole of Ki and 2 moles of I2 are reacted with excess of HNO3, ठीक है 3 मोल Ki है 2 मोल I2 है और HNO3 का अमाउंट क्या है एक्सेस, तो आपको एक्सेस रिएजेंट तो पता चल गया कौन होगा HNO3 होगा। चलो ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस इवॉल्व एट NTP इज, आपको क्या बताना है वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस आपको बताना है कि कितना
इवोल्व होगा। तो आई होप इसका आंसर आप जरूर दोगे कमेंट बॉक्स में, और लेक्चर के ऊपर रिव्यू जरूर देना कि लेक्चर आपको कैसा लगा, लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।